Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we'll cover revision petition. We'll cover the draft. Our subject is drafting, pleading and convincing. We'll cover first the explanation, then draft, then affidavit. So let's start our video. Let's understand the example first. XYZ जो थे उन्होंने परचेज़ किया था एक लैंड, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम अगो, काफ़ी टाइम पहले, और लाइक प्रॉपर लीगल रजिस्टर्ड सेल डीड से, और वो उसमें रह भी रहे थे पीसफुली काफ़ी सालों से. बट एक दिन क्या हुआ, ABC आए, ठीक है, केम फॉरवर्ड एंड क्लेम दैट द लैंड एक्चुअली बिलोंग, कि जो लैंड है वो एक्चुअली ABC से बिलोंग करता है, ABC का लैंड है वो, ठीक है. सेड ही हैड एन ओल्ड अनरजिस्टर्ड सेल. वो कह रहा है, ABC कह रहा है कि उसके पास एक ओल्ड अनरजिस्टर्ड सेल अग्रीमेंट है जो प्रूफ करता है उसकी ऑनरशिप. सो ABC देन वेंट टू द कोर्ट. ABC कोर्ट में गए एंड देन फाइल्ड द केस आस्किंग फॉर अ डिक्लेरेशन दैट द लैंड वॉज हिज एंड डिमांडिंग एन इंजंक्शन. तो ABC कोर्ट में गया और उसने ये फाइल करा केस, और उसने डिक्लेयर किया कि लैंड मेरा है. आई हैव द लाइक अनरजिस्टर्ड सेल्स डीड एंड लाइक वॉज हिज डिमांडिंग, और वो इंजंक्शन डिमांड किया उसने कि इनको रोको इसमें रहने से, कुछ भी करने, XYZ का कोई हक नहीं बनता इस लैंड के ऊपर. सो अ कोर्ट ऑर्डर्ड स्टॉपिंग XYZ फ्रॉम यूजिंग अ डेवलपिंग द लैंड, कि उसको अपना यूज़ कर सकते हो और ना ही आप उसको डेवलप कर सकते हो उस लैंड को. कोर्ट ने इंजंक्शन ग्रांट कर दिया ABC के कहने पे. सो द ट्रायल कोर्ट विदाउट केयरफुली कंसिडरिंग द स्ट्रॉन्ग लीगल डॉक्यूमेंट, जो ट्रायल कोर्ट था बिना जाने बहुत, ना कि स्ट्रॉन्ग लीगल डॉक्यूमेंट भी उन्होंने चेक नहीं किए, कोई अच्छा खासा प्रूफ भी नहीं था उनके पास, ठीक है, दैट XYZ हैड रूल्ड इन फेवर ऑफ ABC एंड इशूड एन इंजंक्शन. और कोर्ट ने सीधा XYZ के अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया और ABC को इंजंक्शन ग्रांट कर दी. उनके पास कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं था कोर्ट के पास जो ABC की बात सुने, बट फिर भी कोर्ट ने ABC की बात पे को फेवर किया. नाउ XYZ जो थे वो शॉक थे एंड फेल्ट दिस डिसीजन वॉज अनफेयर. उसे फील हुआ कि ये डिसीजन तो अनफेयर है. सो उसने डिसाइड किया कि वो एक सिविल रिविजन पिटिशन फाइल करेगा हाई कोर्ट के अंदर, जो जिसमें वो आर्ग्यू करेगा दैट द ट्रायल कोर्ट मेड अ मिस्टेक, कि ट्रायल कोर्ट ने मिस्टेक की है. और वो एक्सप्लेन करेगा, लाइक ही एक्सप्लेन दैट हिज, उसने एक्सप्लेन किया कि उसकी जो रजिस्टर्ड सेल डीड है वो स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि ये लैंड उसका है, उसकी ओनरशिप है उस पर. जो ABC है उसकी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, उसकी अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट है, ठीक है, जो कि कोई वैल्यू रखता ही नहीं है, नो लीगल वैल्यू. So XYZ also pointed out that the Supreme Court had already ruled in similar cases. XYZ ने ये भी पॉइंट आउट किया कि जो सुप्रीम कोर्ट है और उन्होंने सिमिलर केसेस में रूल किया है that the court should not grant injunction unless there is a solid proof of ownership. कोर्ट को तभी इंजंक्शन ग्रांट करनी चाहिए जब उनके पास सॉलिड प्रूफ हो ओनरशिप का, अदरवाइज उनको इंजंक्शन ग्रांट नहीं करनी चाहिए. सिंस ABC हैड नॉट प्रोवाइडेड सच प्रूफ, ABC ने ऐसा कोई भी प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया, तब भी उसको इंजंक्शन ग्रांट कर दी कोर्ट ने. कोर्ट को उसे इंजंक्शन ग्रांट नहीं करनी चाहिए थी. सो हाई कोर्ट है उसने रिव्यू किया द केस एंड अग्रीड कि XYZ की बात तो सही है. सो उन्होंने सेट असाइड कर दिया ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर, यानी कि इंजंक्शन जो थी वो तो रिमूव कर दी, एंड इंस्ट्रक्टेड द लोअर कोर्ट टू क्विकली फिनिश द केस बेस्ड ऑन रियल एविडेंस. और उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया लोअर कोर्ट को कि आप जल्दी से इस केस को फिनिश कीजिए, और वो भी प्रॉपर एविडेंसेस देखकर जो स्ट्रॉन्ग है और प्रूफ करते हैं किसी फैक्ट को और लीगली इम्पॉर्टेंट है. सो नाउ व्हाट इज़ अ रिविजन पिटिशन, क्या होता है? अ रिविजन पिटिशन इज़ अ लीगल रिक्वेस्ट मेड टू अ हाई कोर्ट. एक रिविजन पिटिशन एक लीगल रिक्वेस्ट होती है जो हाई कोर्ट को की जाती है ताकि वो करेक्ट करे एरर्स को जो लोअर कोर्ट ने किया है. यानी जो हाई कोर्ट के लाइक जो नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उन्होंने अगर कोई एरर किया डिसीजन में, जैसा हमने अपने एग्जाम्पल में देखा कि उन्होंने बिना कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को देखे, लीगल चीज़ों को देखे, बिना कोई प्रूफ देखे उन्होंने ABC के फेवर में लाइक डिसीजन ले लिया था, तो दैट वाज रॉन्ग. तो जब ऐसी कोई गलती लोअर कोर्ट से हो जाती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट से हो जाती है, तो हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट उसको रिव्यू करने की बात करता है. तो वो रिवीजन पिटिशन होती है कि जब हम हाई कोर्ट के पास जाते हैं कि आप प्लीज़ इस केस के अंदर कुछ कीजिए, इस केस को आप एक बार दोबारा देखिए. सो हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू सुपरवाइज, हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो सुपरवाइज कर सकता है द फंक्शनिंग ऑफ दिस लोअर कोर्ट,
कि ये लोअर कोर्ट कैसा फंक्शन कर रहे हैं। एक तरीके से हाई कोर्ट उनका बॉस ही हो गया या सुपरवाइजर मान सकते हो आप। और इंश्योर करता है दैट दे फॉलो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स, और वो ये भी इंश्योर करते हैं कि ये प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करे। अगर लोअर कोर्ट कोई मिस्टेक करता है या मिसयूज़ करता है अपनी अथॉरिटी को, या फिर ठीक से अपनी पावर्स को यूज़ नहीं करता है, जैसे डिसीजन नहीं कर पाता है ठीक से, लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है, सो जो हाई कोर्ट है वो स्टेप इन करेगा, इंटरफेयर करेगा उसके काम में और उसकी गलतियों को करेक्ट करेगा, क्योंकि उसकी गलतियों की वजह से पार्टीज़ को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल एक और हमारे पास है, जैसे कि इन अ केस, इफ़ अ केस फाइल्ड इन अ स्मॉल कॉज कोर्ट, जैसे बहुत छोटा कोई छोटे छोटे केसेस होते हैं, बहुत छोटे रीजंस होते हैं उनके, तो उन्हें बहुत छोटे कोर्ट पे फाइल किया जाता है, विच कैन हैंडल केसेस अप टू ₹10,000। जैसे ₹10,000 की बात है तो किसी बड़े कोर्ट में नहीं जा पाते इस चीज़ को लेके। सो द डिस्प्यूट इज़ ओनली ₹5,000 एंड अपील इज़ जनरली नॉट अलाउड अंडर सेक्शन दिस। अगर 10,000 से ऊपर की बात है तो अपील फिर भी देखी जा सकती है, बट अगर डिस्प्यूट कम का है, जैसे 10,000 का ही है सिर्फ या फिर 5,000 का ही है, तो ऐसे स्टेज पे अपील नहीं होती है अंडर सेक्शन 96 clause 4 of the CPC. However, if the लोअर कोर्ट मेक्स अ सीरियस लीगल मिस्टेक, अगर लोअर कोर्ट कोई ऐसे मिस्टेक कर देता है जिसमें उसके नॉलेज पे सवाल उठ जाता है, उसके तरीके पे सवाल उठ जाता है कि ये लॉ के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा, इसको लॉ समझ ही नहीं आ रहा है, इसने रूल्स के अकॉर्डिंग डिसीजन दिया ही नहीं है, इसने एकदम गलत अनजस्ट डिसीजन दिया है, तो वहाँ पे आती है स्टोरी कि उसको रिवीजन, यानी कि अगर कोई पार्टी उसके लोअर कोर्ट के डिसीजन से अफेक्ट हो रही है तो अफेक्टेड पार्टी जो है वो फाइल कर सकती है रिवीजन पिटीशन, अपील तो नहीं बट रिवीजन पिटीशन इन हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 115 ऑफ द CPC। तो वहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो स्टेप इन करेगा, देखेगा कि ये केस क्या है क्या नहीं। अगर उसे लगता है लोअर कोर्ट से कोई गलती हुई है तो वो लोअर कोर्ट को इंस्ट्रक्ट करेगा कि प्लीज़ इस गलती को सुधारिए, ये चीज़ इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। नाउ व्हेन कैन यू फाइल अ रिविजन पिटीशन? आप रिविजन पिटीशन कब फाइल कर सकते हैं? द केस हैज़ बीन डिसाइडेड, जब केस आपका डिसाइड हो चुका हो तब, बिकॉज डिसीजन आ चुका है तब आप जाके रिविजन पिटीशन फाइल कीजिए कि दिस डिसीजन, मुझे प्रॉब्लम है इस डिसीजन से बिकॉज ये सही तरीके से आया ही नहीं है। द ऑर्डर मस्ट बी फाइनल, फाइनल आ जाना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, आप पे इम्पैक्ट डालना चाहिए और एक फाइनल जजमेंट होनी चाहिए। देन द ऑर्डर इज़ फ्रॉम द लोअर कोर्ट, ऑर्डर लोअर कोर्ट से होना चाहिए। द पिटीशन इज़ ओनली वैलिड इफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट issue the order. Now no appeal is possible if the order cannot be challenged. अगर ऑर्डर चैलेंज नहीं हो सकता है यानी हम उसको अपील नहीं कर सकते हैं, तब हम रिवीजन पिटीशन पे आते हैं। वरना अदरवाइज अपील हो जाता है तो हम डिसीजन चेंज करने का राइट तो रख ही रहे हैं ना, नॉट चेंजिंग द डिसीजन बट एटलीस्ट वी आर रिक्वेस्टिंग द कोर्ट टू चेंज द डिसीजन थ्रू अपील। सो जब अपील का राइट नहीं होता तब रिवीजन पिटीशन काम आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपील नहीं कर सकते तो आप अफेक्ट होते रहोगे। नो, यू हैव द राइट, लाइक यू हैव द थिंग, लाइक रिविजन पिटीशन बना उसके लिए। नाउ द लोअर कोर्ट मेड अ सीरियस लीगल मिस्टेक सच एज यूजिंग पावर्स इट डज नॉट हैव, अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर, बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन एक्ट कर रहे हैं, तो ये सीरियस मिस्टेक है। नॉट यूजिंग इट्स राइटफुल पावर, अपनी सही तरीके से पावर यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर एक्टिंग अनफेयरली, इलीगली और इरेगुलरली वाइल मेकिंग द डिसीजन। तो ये सारी चीज़ें एक बड़ा रीज़न बन सकती है रिविजन का। नाउ where should you file a revision petition? A revision petition must be filed in the High Court of the respective states. This is part of appellant jurisdiction of the High Court, meaning it has the power to review and correct errors in lower court decision. तो ये तो हमें पता ही है इसलिए मैंने इसे ट्रांसलेट नहीं किया। तो इम्पॉर्टेंट नोट क्या है हमारा, ये भी हम पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। द पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर द रिविजन पिटीशन इज़ लिमिटेड। जो हाई कोर्ट की पावर होती है रिविजन पिटीशन में वो लिमिटेड होती है कंपेयर टू इट्स अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अलाउ करता है वाइडल जुडिशियल रिव्यू। यानी ये जो आर्टिकल्स है ये तो अलाउ करते हैं वाइडल जुडिशियल रिव्यू, इनमें काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, बट इनके कंपैरेटिवली अगर हम रिवीजन पिटीशन की बात करेंगे तो हाई कोर्ट के पास रिवीजन पिटीशन में थोड़ी लिमिटेड पावर्स होती है। नाउ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अ रिवीजन पिटीशन, अ रिवीजन पिटीशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 90 डेज। तो टाइम लिमिट क्या है हमारा 90 डेज, और कब से काउंट होना शुरू हो जाएगा वो, फ्रॉम द डेट द ऑर्डर और जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट, जिस दिन वो आ गया था। जैसे
जो और लोअर कोर्ट का जजमेंट जिस दिन आया था उस डेट से हम डेज़ काउंट करना शुरू करेंगे और 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको फाइल करनी होगी रिविजन पिटीशन। इफ़ फाइल्ड आफ्टर 90 डेज़ तो आपको पिटीशन का मतलब डिले का रीज़न एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों हुआ, और वो रीज़न सही होना चाहिए। अगर कोर्ट उसको आप जस्ट उसको प्रूव नहीं कर पाए, कोर्ट को सही नहीं लगा, तो वो रिजेक्ट भी कर सकती है कि आप ऑलरेडी टाइम से डिले हैं तो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। एंड रिक्वेस्ट एन एक्सटेंशन, और आप एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं डिले का बता के, विच मे और मे नॉट बी ग्रांटेड। ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से प्रूव कर पाते हैं अपने डिले होने के रीज़न को। नाउ इम्पॉर्टेंट लीगल प्रेसिडेंट्स, यानी कि पुराने केसेस जो हमारे आते हैं, पास्ट कोर्ट डिसीजंस जो होते हैं हमारे। सो द हाई कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर, जो हाई कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है लोअर कोर्ट के डिसीजन में जब तक कुछ और ऐसी ऑब्वियस मिस्टेक ऑन रिकॉर्ड्स ना आ गई हो कि अब तो हाई कोर्ट को आना ही पड़ेगा, लोअर कोर्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहा है या फिर जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड ऐसी कोई मिस्टेक कर रहा है, जुरिस्डिक्शन में नहीं है, उसकी पावर्स में नहीं है, तब भी वो एक्ट कर रहा है। नाउ हाई कोर्ट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स पावर, हाई कोर्ट अपनी पावर को एक्सपैंड नहीं कर सकता है बियॉन्ड व्हाट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी। जितनी पावर 115 के में दी गई है सेक्शन 115 में सीपीसी के, हाई कोर्ट उतनी पावर यूज़ कर सकता है, उससे ज़्यादा पावर नहीं यूज़ कर सकता अपनी पावर जो लिखा गया उसी से, यानी जितनी पावर हाई कोर्ट को ग्रांट की गई है उतनी ही यूज़ कर सकता है। Then the High Court does not have the power to decide on the validity of law. हाई कोर्ट के पास पावर नहीं होती है कि वो वैलिडिटी लॉ के ऊपर कुछ बात डिसाइड करे अंडर द रिविजन पिटीशन। किसकी बात कर रहे हैं? रिविजन पिटीशन की बात कर रहे हैं। सो यू कैन जस्ट इवन लर्न दीज पॉइंट्स। समझा तो इसमें मैं अच्छे से आपको रही हूँ, बट आप अच्छे से लर्न भी करके जाइए, बिकॉज आप इन टर्म्स को चेंज करके लिखेंगे भी तो कुछ आई डोंट थिंक सो बेटर टर्म्स हो सकती है। तो you need to focus and learn these points, and ये important भी है। अगर आपके 5 मार्कर्स आता है लिखने को तो you have to write, अगर जिसमें ड्राफ्ट बनाना अगर नहीं आ रहा है तो। इफ़ अ लोअर कोर्ट रॉन्गली डिक्लेयर्स, अगर लोअर कोर्ट जो है वो रॉन्गली डिक्लेयर करता है एक डॉक्यूमेंट इनवैलिड ड्यू टू अ माइनर इशू, एक छोटे से इशू की वजह से रॉन्गफुली तरीके से एक डॉक्यूमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर करा है, जैसे कि कोई इम्प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी हो गई। सो हाई कोर्ट है उसको डिसीजन को करेक्ट करेगा और डॉक्यूमेंट को वैलिड करेगा और बाकी अलाउ कर देगा पर्सन को कि आप प्लीज़ थोड़ा सा इसमें जो गलत है वो करेक्ट कर लीजिए, आपका डॉक्यूमेंट वैलिड है। तो ऐसे ऐसे मिस्टेक्स में हाई कोर्ट का काम होता है। अदरवाइज़ हाई कोर्ट को भी इतना ज़्यादा रिविजन पिटीशन के अंदर इंटरफेरेंस का अलाउ नहीं है। वो भी कुछ एक पॉइंट होता है कि अब हाई कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा, और फिर भी एक लेवल होता है कि आप यहीं तक इंटरफेयर कर सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आप अपनी पावर जो आपको दी गई है उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते हो, या फिर उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हो कि आपको इतना बोला गया आप इतने तक रखो, इससे ज़्यादा आगे अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर सकते हो। checklist for filing a revision petition, you have to you have a strong case, आपका एक strong case होना चाहिए, आपका order final होना चाहिए, and no appeal is allowed। अगर आपके केस में appeal allowed नहीं है then only you can go for revision petition। तो I'm not going to explain these points, this is just a checklist, पीछे explain कर चुकी हूँ और मैंने यहाँ पे explanation में लिखी है, तो you can just read it बहुत easily, आपको समझ आ जाएगा। एंड वैसे मैं इसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अभी पीछे। मूविंग फर्दर, ड्राफ्ट की तरफ आते हैं अब हम। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट द ड्राफ्ट, थिंग्स आर कॉमन। कुछ चीज़ें होती है जैसे कि आपको जुरिस्डिक्शन मेंशन करना होता है, पार्टीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, ये सब चीज़ें इन द सेक्शन जिसके अंडर आप बनाते हैं, ये सब चीज़ें कॉमन है, ये आपका स्ट्रक्चर में आती है। तो वी आर ऑलरेडी गोइंग, काफ़ी सारे वीडियोज़ हम कर चुके हैं, तो almost I'm not going to read it, I'm moving further, you can just pause the video and read it। And moving further, we have brief facts of the case. You have to mention all the details, then grounds, then prayers, then signature of petitioner, advocate for the petitioner, date, प्लेस, जैसे मैंने जुरिस्डिक्शन रखा था मद्रास का था, तो एंड जो केस स्टोरी होती है वो हमारा जो हम एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं वही होती है। देन एफिडेविट, सिग्नेचर ऑफ डेपोनेंट, देन वेरिफिकेशन। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आप प्लीज़ सब चीज़ें पॉज करके उन्हें पढ़ लीजिएगा। Don't forget to like, share and subscribe.
थैंक यू।